नमस्कार। एमए हिंदी के पाठ्यक्रम MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन नाट्य मंच के नाटक औरत पर विचार करेंगे। औरत एक नुक्कड़ नाटक है और इसे किसी एक लेखक ने नहीं बल्कि जन नाट्य मंच समूह के जितने भी कलाकार हैं, जिनमें सफदर हाशमी भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर लिखा था। और यह नाटक सड़कों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर, खुले मंच पर कई बार खेला जा चुका है। तो यह नाटक आपके पाठ्यक्रम में है और हम आज इस नाटक पर विचार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है औरत नुक्कड़ नाटक का अध्ययन। तो इसे इस रूप में भी विचार करेंगे कि इस नाटक के माध्यम से क्या कहा गया है, और इस पर भी विचार करेंगे कि एक नुक्कड़ नाटक क्या होता है और उसकी कौन सी विशेषताएं हमें इस नाटक में दिखाई देती है। तो सबसे पहले नुक्कड़ नाटक को समझने का प्रयास करें। नुक्कड़ नाटक नाटक का ही एक रूप है और फ़र्क जो है सबसे बड़ा, वो फ़र्क यह है कि नाटक के ज़्यादातर रूप जो है वो रंगमंच पर खेलने के लिए होते हैं। नाटक रंगमंच पर खेला जाता है और उनकी प्रस्तुति मंच पर ही होती है, लेकिन नुक्कड़ नाटक जो है वो रंगमंच पर नहीं खेला जाता। वैसे ओपन एयर थिएटर भी आपने नाम सुना होगा, यानी कि एक ऐसा मंच जो किसी थिएटर के अंदर या किसी प्रेक्षागृह में ना होकर बल्कि खुले में होता है। कई नाटक ऐसे खेले गए हैं जो खुली जगहों पर खेले गए हैं, लेकिन वो खुली जगह दरअसल कोई गली नहीं होती, कोई चौराहा नहीं होता, कोई सड़क नहीं होती, कोई नुक्कड़ नहीं होता। लेकिन यह जो नुक्कड़ नाटक जिसे हम कह रहे हैं, वो नुक्कड़ नाटक दरअसल सड़कों पर खेला जाता है, गलियों में, चौराहों पर खेला जाता है और इसी कारण से इसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्ट्रीट थिएटर या स्ट्रीट प्ले कहा जाता है। तो यह जो स्ट्रीट प्ले है यानी नुक्कड़ नाटक, इस नुक्कड़ नाटक पर हम आज विचार करेंगे। नुक्कड़ नाटक की जो सबसे पहली विशेषता है वो यही है कि वो रंगमंच रहित होता है, यानी कि उसका कोई रंगमंच नहीं होता। उसका रंगमंच जो है वो लोगों के बीच है, यानी कि जहाँ पर भी जमावड़ा हो सकता है दर्शकों का स्रोत, वो उनके बीच में वहीं खेल लिया जाता है। तो इसलिए नुक्कड़ नाटक जो है उसका महत्व यही है कि वो बिना किसी बहुत बड़ी तैयारी के रंगमंच पर, जो आप जानते हैं कि रंगमंच पर जब खेला जाता है तो उस रंगमंच को सजाना पड़ता है उस विषय के अनुसार। जो नाटक खेला जाना है उसके विषय के अनुसार उसको सजाना होता है। अभिनेताओं की भी बहुत तरह की वेशभूषा होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक नाटक है तो वो ऐतिहासिक नाटक किस काल से संबंधित है, उस काल के अनुसार उसकी वहाँ पात्रों की वेशभूषा बनानी पड़ती है। और इस तरह से अगर कोई मान लीजिए पौराणिक नाटक है तो उसको उसी तरह से तैयार किया जाता है, और अगर समकालीन नाटक है, गांव से संबंधित है, तो उसको भी उसी तरह से तैयार किया जाता है, और शहर से संबंधित है तो उसको उसी तरह से तैयार किया जाता है। यानी कि रंगमंच पर नाटक कौन सा खेला जा रहा है और उसकी विषय वस्तु का संबंध किससे है उससे तय होता है। लेकिन जब हम नुक्कड़ नाटक की बात करते हैं तब उसकी जो वेशभूषा पात्रों की है, अभिनेताओं की, वो वेशभूषा साधारण होती है। जैसे मान लीजिए सभी, आमतौर पर आपने नुक्कड़ नाटक में देखा होगा कि आमतौर पर सभी पात्र एक सी वेशभूषा पहनते हैं। जैसे हो सकता है कि वो काली पैंट, काली टी शर्ट या काला शर्ट पहन लें, सभी के वैसे ही होंगे, या सफ़ेद हो सकते हैं या किसी और रंग के हो सकते हैं। और उन पात्रों में फ़र्क दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पात्र को पुलिस वाले का वेश धारण करना है तो पुलिस की जो टोपी होती है वो सिर पर पहन लेगा और ये मान लिया जाएगा कि ये पुलिस वाला है। और अगर मान लीजिए वो
कोई सेठ है तो उसके सिर पर पगड़ी रख दी जाएगी, और अगर कोई बाबू साहब है, कोई अफसर है, तो उसी के अनुसार उसके गले में टाई लगाई जा सकती है। तो इस तरह से सिर्फ सांकेतिक वेशभूषा के माध्यम से ये बता दिया जाता है कि इस समय यह अभिनेता किस पात्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो यह है कि इसके जो पात्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, मुश्किल से 6-7 पात्रों के से ही खेला जाता है इसे, और बहुत लंबा नाटक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सड़क पर आप अगर खेल रहे हैं तो जाहिर है कि 30-40 मिनट से लंबा अगर नाटक होगा तो लोगों का जो उसमें रुचि है, उसके प्रति जो आकर्षण है, उसमें उसको देखने की जो इच्छा है वो खत्म होने लगेगी। और इसलिए ज़्यादातर नुक्कड़ नाटक 30-40 मिनट से ज़्यादा के लंबे नहीं होते, और उसके जो पात्र हैं उनकी संख्या भी 7-8 से ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह से अगर उसमें मान लीजिए 7-8 पात्रों से ज़्यादा पात्र हैं तो अभिनेता एक ही अभिनेता एक से अधिक पात्रों को उसमें उसका अभिनय करता है, और ये बहुत सामान्य तरीका है जो नुक्कड़ नाटक वाले उसमें आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात ध्यान देने की है। और तीसरी चीज़ यह है कि नुक्कड़ नाटक हमेशा ऐसे विषयों पर खेला जाता है, ऐसे विषयों पर उसे लिखा जाता है जो आम आदमी के जीवन से संबंधित हो, यानी कि जो समस्याएं उनके जीवन की, जो उनके जीवन के सवाल हैं, उसी पर वो नाटक आमतौर पर केंद्रित होता है। उसमें बहुत जटिल विषय नहीं उठाए जाते, और आमतौर पर विषय अगर बहुत व्यापक भी हो तो उसे इस ढंग से पेश किया जाता है कि थोड़े थोड़े अंशों से ही उसकी व्यापकता को एक तरह से कहना चाहिए सांकेतिक उसका संकेत किया जा सके। जैसे इस नाटक में ही आप देखेंगे कि औरत नाटक है, और ये औरत के पूरे जीवन के बारे में है, लेकिन औरत के पूरे जीवन को प्रस्तुत करने के लिए सिर्फ संकेतों से काम लिया गया है, सिर्फ छोटे छोटे प्रसंगों से काम लिया गया है, और उन छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि ये नाटक जो है औरत की ज़िंदगी के किन किन पहलुओं को हमारे सामने रख रहा है। ये मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत अधिक पात्र नहीं होते, 6-7 पात्र आमतौर पर होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से नाटक पूरा खेला जाता है। जहाँ तक नाटक की भाषा का सवाल है, नाटक की भाषा स्पष्ट रूप से, अगर आप सड़क पर नाटक खेल रहे हैं, नुक्कड़ पर नाटक खेल रहे हैं, चौराहों पर नाटक खेल रहे हैं, तो उसकी भाषा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उसी के अनुरूप का मतलब है कि सड़क पर तो जो कोई भी चलता हुआ व्यक्ति रुक जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि उसे नाटक देखने का बहुत अनुभव हो, तो उसकी भाषा जो है बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, साधारण भाषा होनी चाहिए, और संप्रेषणीय होनी चाहिए, बहुत ही कम्युनिकेबल, वो तत्काल समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत जटिल वाक्य, बहुत लंबे वाक्य, बहुत ऐसी बातें जो कि समझ में ना आए, उस तरह की बातें अगर हम उसके माध्यम से कहते हैं नाटक के माध्यम से, तो निश्चित रूप से नुक्कड़ नाटक में वो उसे कामयाब नहीं मान सकते। नुक्कड़ नाटक जो है वो उसकी भाषा बहुत ही सहज होनी चाहिए, लेकिन बातों में गंभीरता होनी चाहिए, बातों में जो है गहराई होनी चाहिए, बात जो है बहुत ही ऐसी होनी चाहिए जो सीधे सुनने वालों को, देखने वालों के दिल को छुए भावनात्मक रूप से, और ऐसी चोट करने वाला व्यंग्यात्मक होनी चाहिए जिससे कि उन्हें आसानी से उसका मंतव्य समझ में आ जाए। तो इस तरह से संवाद जो है वो बहुत संप्रेषणीय, सहज, सरल हो। इसके लिए आप देखेंगे कि कई बार काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ये औरत नाटक है, इसके संवाद जो हैं वो काव्यात्मक है। जैसे आपने अंधा युग में देखा कि अंधा युग में जो संवाद है वो गीतिपरक है या काव्यात्मक है, उसी तरह से इसके भी जो संवाद हैं वो सब काव्यात्मक है, काव्य की शैली में लिखे गए हैं, काव्य की लय में
प्रस्तुत किए गए हैं वो सीधे गद्यात्मक संवाद नहीं है। तो संवाद जो है वो हो सकते हैं ऐसे जो काव्यात्मक भी हो सकते हैं और गद्यपरक भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावशाली होने चाहिए, भावनात्मक रूप से बहुत संप्रेषित करने वाले होने चाहिए। अगर विषय ऐसा है जिसमें व्यंग्य हो तो व्यंग्य वाला होना चाहिए। और एक यह भी किया जाता है कि बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का संगीत भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वहीं पर जहाँ मजमा, आपने देखा होगा कि मजमा जैसे लगता है, नुक्कड़ नाटक उसी तरह से खेला जाता है। तो वहाँ पर कोई हारमोनियम लिए हुए, कोई ढोलक लिए हुए बैठे होते हैं और वो बीच बीच में इस तरह का संगीत भी देते हैं, जैसे फिल्मों में पार्श्व संगीत होता है या रंगमंच पर बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, उसी तरह का संगीत वहाँ प्रस्तुत किया जाता है और उससे उसका प्रभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। एक हद तक नुक्कड़ नाटक जो है वो प्रचारात्मक भी होते हैं, प्रोपेगंडा करने वाले। प्रचारात्मक होना कोई दोष नहीं है। प्रचार जो है इसके माध्यम से नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल सरकारें भी करती है अपने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को लोकप्रिय बनाने के लिए, और दूसरे लोग भी करते हैं जो सरकारी नहीं होते, लेकिन वो कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि जनता को उसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे यह नाटक है, यह औरत के बारे में, औरतों के बारे में, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो युवा स्त्री हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था की स्त्री हो या बूढ़ी स्त्री हो, उनके जीवन के जो कष्ट हैं, उनके जीवन के जो सवाल हैं, उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, उसको नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं हैं। मूल तत्व वही है जो रंगमंच के नाटक के होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि उसे जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाकर चौराहों पर, नुक्कड़ पर, गली में, सड़क पर खेलना होता है। अब हम चर्चा करेंगे औरत की। औरत जो है नुक्कड़ नाटक है, और जैसा मैंने बताया ये जननाट्य मंच का एक बहुत ही लोकप्रिय नाटक है, और इसका मकसद जो है औरतों के बारे में जागरूकता फैलाना। ये स्त्री जीवन से संबंधित नाटक है, और स्त्री जीवन से संबंधित नाटक है। इसकी खास विशेषता यह है कि स्त्री के जीवन के जो अलग अलग पड़ाव हैं, उन अलग अलग पड़ावों को इसमें इस नाटक की अंतर्वस्तु उससे तैयार की गई है। जैसे सबसे पहले एक बच्ची, अब वो बच्ची जो है उसके, और ये आमतौर पर उन अधिकतर स्त्रियों के बारे में है जो गरीब हैं, मेहनत कश परिवारों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उन स्त्रियों के बारे में इसमें कहा गया है। इसमें उन स्त्रियों के बारे में नहीं कहा गया है जो अमीर हैं, जो संपन्न परिवारों से हैं, जहाँ स्त्रियाँ आमतौर पर पढ़ती है या जिनका जीवन उससे भिन्न होता है जो गरीब स्त्रियों का होता है। तो इसमें गरीब मेहनत कश स्त्रियों को ही एक तरह से कहना चाहिए कि उन्हीं की कहानी कही गई है। और आप जानते हैं कि हमारी आबादी में, स्त्रियों की आबादी में 90% जो है वो इसी तरह की गरीब मेहनत कश परिवारों की, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाले लोग हों, उनके परिवारों में स्त्री जीवन कमोबेश ऐसा ही होता है। तो इसमें सबसे पहले स्त्री जीवन में एक बच्ची को अपने जीवन में क्या झेलना पड़ता है उसको इसमें पेश किया गया है। जैसे कि सबसे पहले एक ही घर के अंदर, एक गरीब घर है, उस गरीब घर के अंदर लड़का भी है, लड़की भी है, लेकिन लड़के को पढ़ाया जाता है, लड़की को नहीं पढ़ाया जाता है। लड़की के लिए कहा जाता है कि हाँ, लड़की को पढ़ाकर क्या होगा, उसकी तो शादी कर देंगे, और शादी कर देंगे तो इसलिए उसकी पढ़ाई पर क्यों खर्च किया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर लड़की पढ़ना भी चाहती है
तो उसे पढ़ाने की बजाय उसे घर के कामों में झोंक दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि नहीं, तुम घर पर काम करो। लड़का बैठा रहेगा, भाई बैठा रहेगा, लेकिन बहन को जो है वो चाहे छोटी भी हो, उसे काम करना पड़ता है। तो इसी तरह से उम्र जैसे बढ़ती है, जब वो शादी होती है तो उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती है, और शादी होने के बाद में पति भी उस पर जुल्म ढाता है, उसका उत्पीड़न करता है। वो जैसे अगर पति शराबी है तो, और वो खुद स्त्री मेहनत करती है, तो उस मेहनत वो जो कमा कर लाती है, उस कमा कर लाने वाली स्त्री के पैसे वो छीन लेता है, उसे शराब पीता है, अपनी पत्नी को मारता पीटता है। तो ये आम तौर पर इस तरह के जो गरीब परिवार हैं उनमें औरतों की ये दशा होती है। तो उसे भी प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में जब वो मजदूरी करती है स्त्री कहीं पर, तो वहाँ पर उसे उतनी पगार नहीं मिलती, उतना कहना चाहिए कि मजदूरी नहीं मिलती जितनी मजदूरी एक पुरुष को मिलती है। अगर पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं तो स्त्री को 80 रुपये ही मिलते हैं। ये भेदभाव है, और ये भेदभाव ऐसा है जो बहुत सारे क्षेत्रों में है। जैसे फिल्म में अभिनेत्रियों को पैसा कम मिलता है अभिनेताओं की तुलना में। खेल कूद में जो इनाम की राशि होती है उसमें लड़कियों को इनाम कम दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। तो ये जो भेदभाव है, इसकी तरफ भी इस नाटक में संकेत किया गया, नाटक में बताया गया है। इसी तरह से उम्र जब बढ़ती है, और निश्चित है उम्र बढ़ने पर उतनी मेहनत करना मुश्किल होता है स्त्री के लिए जितनी मेहनत वो यंग एज में कर सकती थी, युवावस्था में कर सकती थी। तो उस समय मालिकों की ये कोशिश होती है कि इसे हटा दिया जाए, इस बूढ़ी औरत को हटा दिया जाए, छंटनी की जाती है और उसे काम से निकाला जाता है। वो इसके लिए कोशिश करती है कि किसी तरह से मैनेजर को खुश रखे, उसकी चापलूसी करे, उनके कोई ऐसा काम न करे। ट्रेड यूनियन में वो नहीं जाती, किसी तरह के आंदोलन में भाग नहीं लेती, उसके बावजूद उसे जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारे पहलू इस नाटक के अंदर पेश किए गए हैं, और इसके माध्यम से स्त्रियों के साथ में जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को घर में, घर के बाहर, सड़कों पर, काम करने वाली जगह पर, वो सब इसमें विषय बनाया गया है। और इस तरह से ये बताया गया है कि एक स्त्री के जीवन की क्या क्या मुश्किलें हैं, और उन मुश्किलों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। औरत नुक्कड़ नाटक में, जैसा मैंने बताया था, नुक्कड़ नाटक में बहुत अधिक पात्र नहीं हो सकते। यह जो नुक्कड़ नाटक है, ये इस तरह का नाटक है जिसमें औरत की पूरे जीवन को पेश किया गया है। औरत के पूरे जीवन को पेश किया गया है, तो जाहिर है कि जीवन के अलग अलग पड़ावों में बहुत तरह के पुरुष भी उसके संपर्क में आते हैं, पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में। अगर वो बाहर काम करती है तो मालिक के रूप में, साथी के रूप में, मजदूर के रूप में। सड़क पर चलती है तो गुंडे होते हैं, पुलिस होती है, फैक्ट्री का मालिक होता है। तो इस तरह के बहुत सारे पात्र होते हैं, और वो इस पूरे नाटक में ये सभी पात्र किसी न किसी रूप में आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो पात्र हैं वो बहुत अधिक नहीं है। औरत का जो पात्र है वो भी अलग अलग तरह से है। कभी वो बच्ची है, कभी वो युवा है, कभी वो प्रौढ़ा है, कभी वो बूढ़ी है, और इसे एक ही अभिनेता के द्वारा पूरा सभी तरह के रोल, सभी तरह की भूमिकाएं निभाई गई है। वो औरत ही कभी बच्ची हो जाती है, कभी युवा हो जाती है, कभी बूढ़ी हो जाती है। तो औरत की भूमिका एक ही औरत ने निभाई है। इसी तरह से जो दूसरे पुरुष पात्र हैं वो भी अधिक नहीं है, वो सिर्फ 5-6 पात्र हैं, और वो अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं एक ही नाटक के अंदर। जैसे इसमें जो सूत्रधार बनेगा वो अभिनेता 1, वही बाद में मजदूर भी बनेगा। इसी तरह से अभिनेता 2 जो है वो एक समय पंडित बनेगा तो दूसरे समय वो गुंडा बनकर आएगा। इसी तरह से अभिनेता 3 जो है वो भी एक गुंडा बनेगा, लेकिन बाद में वो ससुर के रूप में भी आएगा, बाद में वो मालिक के रूप में भी आएगा। इसी तरह से अभिनेता 4 जो है वो पिता भी बनता है
और मजदूर भी बनता है। इसी तरह से अभिनेता 5 जो है वो पुलिस बनकर आता है, अभिनेता 6 जो है पति बनता है, गुंडा बनता है, मजदूर बनता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग समय पर अभिनेता अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, और इसमें भी ऐसा ही है कि वो उसके लिए वेशभूषा बदलते नहीं हैं, सिर्फ सांकेतिक वेशभूषा बदली जाती है। कि अगर पुलिस वाला है तो पुलिस की टोपी लगा लेगा, गुंडा है तो गले में रुमाल या कुछ ऐसा डाल देगा जिससे, या उसके अभिनय के द्वारा ही इसका पता लगता है। अभिनय वो इस तरह से करते हैं जिसे गुंडा गुंडा लगे, पुलिस वाला लगे, पिता पिता लगे, पति जो है पति लगे। तो इस तरह से अभिनय के द्वारा ही ये बड़ा फर्क किया जाता है, और वेशभूषा में तो सिर्फ सांकेतिक वेशभूषा होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पात्र जो हैं वो खेले जाते हैं, पात्र जो हैं अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। जहाँ तक भाषा और संवाद का सवाल है, इस नुक्कड़ नाटक में जो संवाद हैं वो काव्यात्मक हैं, कविता की तरह कहे गए हैं, और उसी के माध्यम से कविता के रूप में होने से उसका प्रभाव बिल्कुल अलग ढंग का है। इसमें कुछ कविताओं का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक ईरानी कवियत्रिका की कविता का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा भी। और इसी तरह से बाकी संवाद भी, और संवाद जो हैं सीधे हैं, डायरेक्ट है, और एक अपना जो भी संदेश वो देना चाहते हैं संवादों के माध्यम से, वो सीधे कह दिया गया है। तो ये एक बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से बिल्कुल संप्रेषित होने वाले संवाद हैं, बिल्कुल सीधे संवाद हैं, और एकदम असर डालने वाले संवाद हैं। कुछ संवाद मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे कि आप इस नाटक के संवादों के महत्व को समझ सकेंगे। जैसे कि एक जगह इसमें वह स्त्री कहती है, जो अपने हाथों से फैक्ट्री से भीमकाय मशीनों के चक्के घुमाती है, वह मशीनें जो उसकी ताकत को ऐन उसकी आँखों के सामने हर दिन नोचा करती है। एक औरत जिसके खूने जिगर से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है, एक औरत जिसका खून बहने से सरमाएदार का मुनाफा बढ़ता है। ये दरअसल एक कविता है ईरानी कवियत्री की, और उस ईरानी कवियत्री की जो कविता है उसका एक अंश इसमें संवाद के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो औरत की दशा को बताने के लिए, उसके साहस को बताने के लिए, और उस साहस के बावजूद उसका जो उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न को बताने के लिए वो बिल्कुल एक कविता का इस्तेमाल किया गया है प्रभाव पैदा करने के लिए। लेकिन बाकी भी जो संवाद है वो भी कविता की तरह ही है। जैसे एक और संवाद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफ़रत की आग भरी है, और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। तो आप देखेंगे कि ये जो संवाद हैं, ये संवाद एक तरह से कहना चाहिए कि सामान्यीकृत संवाद है। और यहाँ औरत जिसका कोई नाम नहीं है, इसमें नाम नहीं दिया गया है, उसे किसी तरह का नाम, हिंदू मुसलमान या किसी भी तरह का नाम नहीं दिया गया। औरत जो है वो औरत है। तो उस औरत के जीवन के जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, उसको अभिव्यक्त किया गया है। कौन सी औरत? एक मजदूर और किसान औरत, एक मेहनत करने वाली औरत, और उसके जीवन को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि पुरुष हो या स्त्री हो, उसे अपने जीवन में कई तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो एक अन्य संवाद में देखिए, बाप के भाई के और खाविंद के, खाविंद मतलब पति, बाप के भाई के और खाविंद के ताने तीसनों को सुनना तमाम उम्र, बच्चे जनना सदा, भूखे रहना सदा, करना मेहनत हमेशा कमर तोड़ कर, और बहुत से जुल्मों सितम औरत के हिस्से आते हैं। कमजोरी का उठा फ़ायदा गुंडे उसे सताते हैं। दरोगा और नेता वेता
दूर से ये सब तकते हैं, क्योंकि सबके पर्दे में वह खुद भी ये सब करते हैं, क्योंकि रात के पर्दे में वह खुद भी ये सब करते हैं। औरत की हालत का यह तो जाना माना किस्सा है, और झलकियाँ आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है। ये झलकियाँ आप पूरे नाटक में इस रूप में देखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये नुक्कड़ नाटक जो है औरत, ये औरत की दशा को बताने के लिए, औरत की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए, ये हिंदी में लिखा गया नाटक है, हिंदुस्तान में खेला जाता है। लेकिन इस नाटक की विषय वस्तु आप देखेंगे कि वो किसी देश, किसी धर्म, किसी मजहब से जुड़ी हुई नहीं है। वो बहुत व्यापक है। वो किसी भी देश की कहानी हो सकती है, वो किसी भी समाज की कहानी हो सकती है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में इस नाटक को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके खेला जा सकता है। क्योंकि यह औरत की सामान्य ज़िंदगी जो है, उस सामान्य ज़िंदगी को प्रस्तुत करती है। और इस के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, जो उपदेश दिया गया है, जो बात कही गई है, वो बात बहुत मार्मिक है, बहुत भावनात्मक है। कहीं कहीं इसमें व्यंग्य का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये इस तरह से एक स्त्री के जीवन को एक 30-40 मिनट के नाटक के अंदर प्रस्तुत कर देना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत प्रभावशाली चीज़ है। आप देखेंगे कि इस औरत नाटक के अंदर इसे खेलने के लिए, आपने जो नाटक का स्वरूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसे खेलने के लिए बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं है। जो बल है वो बल है अभिनेताओं के अभिनय में और संवादों में। आप देखेंगे कि रंगमंच पर जो है अभिनय की भूमिका और संवाद की भूमिका बराबर बराबर होती है। फिल्मों के अंदर अभिनय की भूमिका ज़्यादा होती है, संवाद की भूमिका एक तरह से उसके सहायक के रूप में होती है। लेकिन नुक्कड़ नाटक में जो है संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभिनय के लिए वहाँ पर बहुत गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जगह बहुत कम होती है। चारों ओर लोग बैठे होते हैं या खड़े होते हैं और वो नाटक देख रहे होते हैं, और ऐसे समय में वहाँ पर बहुत अधिक कहना चाहिए कि यथार्थपरक अभिनय करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो अभिनय किया जाता है वो अभिनय भी सांकेतिक होता है। सांकेतिक इस अर्थ में कि संकेतों के माध्यम से ही उसमें बताया जाता है कि पात्र, उसकी मन स्थिति क्या है, वो क्या कहना चाहता है। और अगर उसमें संघर्ष भी है, जैसे जैसे बाह्य संघर्ष है या आंतरिक संघर्ष है, तो वो भी सांकेतिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। औरत में भी ठीक ऐसा ही है। एक और चीज़ ध्यान दें कि यह नाटक जो है, इस नाटक को आप दिन में खेल सकते हैं। तब आपको रोशनी वगैरह का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सड़क पर खेल रहे हैं, चौराहे पर खेल रहे हैं, नुक्कड़ पर खेल रहे हैं, तब आपको किसी तरह की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप रात को खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको रोशनी वगैरह की भी व्यवस्था करनी होगी, या ऐसी जगह खेलना होगा जहाँ पर पूरी रोशनी की व्यवस्था हो। तो इस तरह से नाटक, नुक्कड़ नाटक को रात को भी खेला जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो दिन में खेलने के लिए होते हैं, लोगों के बीच में खेलने के लिए होते हैं। और कोई भी एक और चीज़ ध्यान देने की है कि जो नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं, उस नुक्कड़ नाटक के लिए, जैसे आप रंगमंच पर किसी रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक को देखने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ टिकट लेना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट लेकर फिर आप थिएटर में जाकर उस नाटक को देखेंगे। लेकिन नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता, कोई टिकट नहीं लगता। लेकिन वहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक खेलते हैं वो उसके बाद में लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई 1 रुपया, 2 रुपया, या जो भी लोगों की इच्छा हो, वो वहाँ पर उन नाटक खेलने वाले अभिनेताओं को वो पैसा उनको देते हैं सामूहिक रूप से। वही उनकी आमदनी है, क्योंकि जाहिर है कि नुक्कड़ नाटक खेलने वाले जो अभिनेता होते हैं या उनकी जो मंडली होती है, उनको भी अपने नाटक के लिए
कुछ न कुछ संसाधनों की ज़रूरत होती है, खुद अभिनेताओं को अपना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरत होती है, तो ये वो तरीका अपनाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। यह ज़रूर है कि कई आलोचक जो है ये मानते हैं कि नुक्कड़ नाटक बुनियादी तौर पर एक प्रचारात्मक नाटक होता है। औरत में भी प्रचारात्मक है वो, लेकिन वो प्रचारात्मक किसी वस्तु का विज्ञापन नहीं है, वो किसी सरकार की योजना का विज्ञापन नहीं है। वो एक तरह से लोगों को स्त्री के जीवन की तकलीफ़ों के बारे में बताकर, उनके संघर्षों के बारे में बताकर, उनके जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको बताकर एक तरह से जागरूक करना चाहते हैं। और ये जागरूकता समाज के आधे हिस्से के बारे में, ये जो जागरूकता पुरुषों के अंदर, युवाओं के अंदर और स्वयं स्त्री के अंदर ये जागरूकता पैदा होगी तो निश्चित रूप से समाज जो है बदलेगा और एक बराबरी का समाज बनेगा। औरत का उद्देश्य इस दृष्टि से देखें तो औरत नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य जो है एक तरह से बराबरी का समाज बनाना है, स्त्रियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है, स्त्रियों के प्रति अपने रवैये को बदलना है। ये सबसे बड़ी बात है और यही इस नाटक की सफलता है। धन्यवाद।